हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। एक बार फिर आपका लैबमेट यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक का, जिसका नाम है क्वालिटी एश्योरेंस। आज हम क्वालिटी एश्योरेंस पे बात करेंगे और अगेन इसकी एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम इसकी रीडिंग्स को जानना आपको बताएंगे। IQC का रीडिंग कैसे जानते हैं, EQC का रीडिंग कैसे जानते हैं। आज हम इन डिटेल बात करेंगे अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। तो वन बाय वन बिना देर किए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, आज देखो आप सीखने क्या क्या वाले हो। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप सीख पाओगे क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में। स्टेप डिस्क्राइब द स्टेप्स इन क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, यानी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के स्टेप्स की बात करूंगा मैं आपके साथ, IQC EQC वगैरह। ठीक है, देन डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम। इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम में डिफरेंस भी आपको आज बताने वाले हैं हम। ठीक है, तो आज हम इतने टॉपिक पे बात करने वाले हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, टाइप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। बात हम सबसे पहले करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की। ठीक है, देखो क्वालिटी एश्योरेंस, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी असेसमेंट क्या है, एक्सटर्नल क्वालिटी क्या है, इंटरनल क्वालिटी क्या है। तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि देखो क्वालिटी एश्योरेंस में यहाँ पे अश्योरेंस वर्ड आपको मिल रहा है। ठीक है, अश्योरेंस का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, अश्योरेंस का मतलब, ये अश्योरेंस जो है इसका मतलब अश्योर करना है। अश्योर का मतलब क्या होता है कि आपको बताना कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, अश्योरेंस का मतलब क्या, अश्योर करना। और असेसमेंट की बात जब आएगी तो असेसमेंट का मतलब होता है एग्जामिनेशन। ठीक है, दैट मीन्स एग्जामिन करना, है ना, कि आपकी क्वालिटी कैसी, अच्छी है या नहीं है। ठीक है, तो वो इंटरनल लेवल का जो आप करते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो। जो क्वालिटी असेसमेंट होता है वो एक्सटर्नली होता है। और इसमें क्या होता है कि बाहर से कोई थर्ड पार्टी होती है जो आपका असेसमेंट करती है, आपका एग्ज़ाम लेती है आपके लैब का कि आपका क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो क्वालिटी अश्योरेंस का मतलब क्या, क्वालिटी यानी गुणवत्ता को अश्योर कराना, बताना कि सही है कि नहीं आपकी गुणवत्ता। और क्वालिटी क्या होती है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक बेहतर क्वालिटी क्या है कि मैं अपने बातों को आप तक डिलीवर कर पाऊँ, इसको क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोसीजर्स में जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा कि मैं अपने बातों को आप तक रखूं, इसको बोलते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। द बेस्ट वे टू डिलीवर माई टॉक टू यू। ठीक है, मेरे टॉक को, मेरे वर्ड्स को आप तक डिलीवर करने का जो बेहतर तरीका होगा उसको क्वालिटी बोलेंगे। और अश्योरेंस का मतलब क्या होगा, अश्योर कराना। ठीक है, तो मैं सिर्फ बातों की ही नहीं कर रहा हूँ, ये बात क्वालिटी का मतलब यहाँ पे टेस्ट करने का भी होगा कि सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट गुणवत्ता वाला टेस्ट। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी वाली टेस्ट। ठीक है, यानी इससे बेहतर क्वालिटी नहीं किसी की हो सकती। अश्योरेंस का मतलब अश्योर करना कि आपकी गुणवत्ता सही है। ठीक है, अब इस पे वन बाय वन बात करते हैं। देखो क्वालिटी एश्योरेंस क्यों हमको फॉलो करना चाहिए। और देखो आज के जितने MLTs हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं या हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनमें बहुत कम लोग क्वालिटी एफिशिएंट है। ये मैंने WHO ने बोल रखा है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्पष्ट बोला है कि जो हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री है इंडिया का, उसमें तो बहुत हेल्थ केयर वर्कर हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से क्वालिटी एफिशिएंट बहुत कम, लगभग 1% से भी, 1% से भी कम लोग क्वालिटी एफिशिएंट हैं। तो आपको क्वालिटी एफिशिएंट बनना है तो क्वालिटी अश्योरेंस को समझना पड़ेगा और SOPs को फॉलो करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको बेसिक लेवल का नॉलेज होनी चाहिए, और जिस पे आप आगे चल के बहुत सारी चीज़ों को सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस से बहुत सारे फ़ायदे हैं बच्चों। क्वालिटी एश्योरेंस जो भी लैब या हॉस्पिटल फॉलो करता है उसके कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, पेशेंट बढ़ जाएंगे, उनके पर्सनल्स को, चाहे हॉस्पिटल पर्सनल हो, लैब पर्सनल हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने रिपोर्ट्स के टूवर्ड्स। ठीक है, तो आज बात करते हैं व्हाट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट टू ब्रिंग टुगेदर द वेरियस एक्टिविटीज इन द लेबोरेटरी दैट आर डिजाइंड टू डिटेक्ट, कंट्रोल एंड होपफुली प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एरर। जैसा मैंने बताया
वैसा ही यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि देखो यह क्या है, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब सिर्फ मैं क्वालिटी एश्योरेंस को सही नहीं कर सकता हूँ, एक पर्सन क्वालिटी को सही नहीं कर सकता है। हॉस्पिटल में जितने भी पर्सन, लैब में जितने भी पर्सनल्स काम करते हैं, चाहे वो हाउस कीपिंग स्टाफ हो, चाहे वो मल्टी टास्किंग स्टाफ हो, चाहे वो आपका पैथोलॉजिस्ट हो, डायरेक्टर हो, टेक्नीशियंस हो, सबकी जिम्मेदारी होती है ये क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी सबकी जिम्मेदारी होती है, तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है। जैसे मैंने सही से काम किया, मैंने अपने टाइम में जितनी टेस्ट लगाए वो सही से क्वालिटी एफिशिएंट थी, लेकिन मैं हैंड ओवर करके किसी को दे रहा हूँ, वो पर्सन को क्या करना है, रिपोर्टिंग करने हैं। रिपोर्ट एक बंदा तो पूरा काम नहीं करेगा, तो मैं टेस्ट लगा के सही से दे रहा हूँ, लेकिन आगे जाके क्या हो जा रहा है, जो डेटा एंट्री कर रहा है वो गड़बड़ एंट्री कर दे रहा है, एसओपी नहीं फॉलो कर रहा, तो वहाँ पे आपकी क्वालिटी क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जो डेटा एंट्री वाला है, जो फ्लेबोबाटमी वाला है, जो टेस्टिंग वाले पर्सनस हैं, वो सब क्या करें, कोऑर्डिनेशन से बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर पाए। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि यह एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, यानी कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये होता है, जो ब्रिंग टुगेदर द वेरियस एक्टिविटीज इन द लेबोरेटरी। बहुत सारे लैब में एक्टिविटीज होती हैं, उनको एक साथ लाता है, और यह डिजाइन किया गया है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को कि वो क्या करे, डिटेक्ट करे और कंट्रोल करे, किसको, प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एरर। ठीक है, यानी जो भी एरर है, गलतियां हैं, उनको डिटेक्ट करे, कंट्रोल करे, और जो भी गलतियां हैं उनसे आगे ना हो, आगे वो फिर से ना हो, या फिर उनसे बचाव करने में क्या करें, हेल्पफुल हो, उसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप एसओपी फॉलो करेंगे, क्वालिटी एफिशिएंट होंगे। ठीक है, आपको अपने प्रोफेशन के थ्रू क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा, है ना, तब हो पाएगा ये। ठीक है, तो ये समझ आया आपको। इसका ये क्या है कि ये इसका इंट्रोडक्शन है, और इसमें देखो क्या है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, जो कि डिजाइन किया गया है कि ये डिटेक्ट कर सके, हेल्पफुली डिटेक्ट कर सके, कंट्रोल कर सके, और प्रिवेंट कर सके अकरेंस ऑफ एरर को। ठीक है, जो भी गलतियां हों उनसे क्या हो सके, हमको बचा सके, है ना। देन इट इज़ द ओवरऑल program that ensure the final result reported by the laboratory are correct as much as possible। जैसे मैंने बताया, यह क्या है, एक प्रोग्राम है जो कि इंश्योर करता है कि जो भी आप फाइनल रिजल्ट, जैसे किसी का यूरिया का वैल्यू कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेबोरेटरी को, लेबोरेटरी पर्सनल को, लेबोरेटरी के जो भी मैनेजमेंट है, कि यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा जो 45 mg पर DL हमारा जो ये यूरिया आया है वो क्या है, करेक्ट है, जितना ज़्यादा संभव हो सके। 45 से 43 हो सकता है, लेकिन यह 15 नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं कि यह इंश्योर करा रहा है फाइनल रिजल्ट की पॉसिबिलिटी को। ठीक है, तो ये क्या है, ओवरऑल प्रोग्राम है जो इंश्योर करता है कि फाइनल रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट किया है लेबोरेटरी ने, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हो, सही हो। ठीक है, ये समझ आया आपको। आगे बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। और इट इज़ नॉट अ सिंगल एक्टिविटी वेयर मस्ट नॉट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल बट बी प्रैक्टिस्ड बाय एवरी वन एंड एवरी टाइम विद इन द लेबोरेटरी एंड आल्सो द इंस्टीट्यूशन इन जनरल। जैसा हमने बताया कि किसी एक पर्सन का की एक्टिविटी ये नहीं है क्वालिटी एश्योरेंस, किसी एक पर्सन के प्रैक्टिस से, इंडिविजुअल प्रैक्टिस से इसको सही नहीं किया जा सकता। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रत्येक सिंगल व्यक्ति की, जो कि लैब में कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं, है ना, उनकी ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो हाउस कीपिंग स्टाफ हो, चाहे वो लैब पर्सनल हो, फिर वो बॉटमिस्ट हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, या क्वालिटी मैनेजर्स हो, या डायरेक्टर्स हो, लैब के पैथोलॉजिस्ट हो, HODs हो, इंचार्जेज हो, सबको क्या होना पड़ेगा, सबको एकजुट होके क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए इम्प्लीमेंटेशन करने होंगे, तब जाके ये क्या हो पाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम सही हो पाएगा। ठीक है, और ये क्या है, इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट लेवल पे इसको सही करना है, लेबोरेटरी लेवल पे सही करना है, तो सबको एक साथ आना होगा और सबको इसे फॉलो करना होगा। इट डिस्क्राइब्स ऑल स्टेप टेकन बोथ इन एंड आउटसाइड द लेबोरेटरी टू अचीव रिलायबल रिजल्ट। ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब करता है कि जितने भी स्टेप्स लैब ने फॉलो करे हैं, हो सकता है लैब कभी कभी लैब के अंदर भी सैंपल निकालते हैं, कभी कभी बाहर निकालता है, या फिर डेटा एंट्री कभी कभी अंदर होता है, कभी लैब के बाहर होता है ना,
तो हो सकता है ये लैब ये बताता है कि जो हमारे लैब के बाहर भी हो रहा है वो भी क्या है, क्वालिटी प्रूवन है, और जो लैब के अंदर टेस्टिंग वगैरह हो रही है वो भी क्या है, क्वालिटी प्रूवन है। ठीक है, सारे स्टेप्स को ये क्वालिटी एफिशिएंट बताता है। ऑल लेबोरेटरी पर्सनल मस्ट बी अवेयर ऑफ हाउ द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क अफेक्ट द मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। ठीक है, यानी जितने भी लैब पर्सनल्स हैं उनको अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि हमारी जो क्वालिटी है, जो भी लैब की क्वालिटी है वो कैसे मेडिकल के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के, पेशेंट के ट्रीटमेंट में किस तरह से अफेक्ट कर सकती है। जैसे आप किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा के दे देते हैं, ठीक है, जैसे उसका क्रिएटिनिन 0.59 एक्चुअली है लेकिन बाय मिस्टेकली आपने 5.9 दे दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, पेशेंट को डायलिसिस हो जाएगा जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है, जिससे उसकी किडनी फेल्योर भी हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट का ट्रीटमेंट भी गड़बड़ हो गया, मेडिकल डायग्नोसिस भी नहीं बनी और पेशेंट का जो भी लाइफ है वो थ्रेटन कर रहा होगा। तो इसके लिए आपके ऊपर केसेस भी हो सकते हैं और ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट भी है। दैट्स वाई आपको ये चीज़ अवेयर रहना होगा कि मैं जो भी रिपोर्ट दे रहा हूँ वो कितना की ज़रूरी है हम पेशेंट तक सही रिपोर्ट को पहुँचा पाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट शुड बी ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। So one should minimize condition associated with false positive and false negative result using good quality assurance program। ठीक है, जो भी लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू पॉजिटिव यानी सही में पॉजिटिव और सही में निगेटिव होते हैं। सो वन शुड मिनिमाइज कंडीशन एसोसिएटेड विथ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट यूजिंग गुड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो लेबोरेटरी में जो भी कुछ रिपोर्ट क्या पॉजिटिव और निगेटिव में आप रिपोर्ट करते हो, या फिर क्रिएटिनिन की बात कर रहा हूँ तो वो हायर साइड में है तो वो ट्रू पॉजिटिव है ना, ट्रूली क्या है, पॉजिटिव है। अगर जो निगेटिव है तो ट्रूली निगेटिव है ना, फाल्सली निगेटिव नहीं होना चाहिए, गलत तरह से निगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो फाल्स वो पॉजिटिव आप निगेटिव दे रहे हो तो इसको बोलते हैं फाल्स निगेटिव। और ट्रू फाल्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वो निगेटिव है लेकिन आप पॉजिटिव दे रहे हो। ठीक है, तो ये सब नहीं होने चाहिए लैब में, और इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना है, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव जो भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो उसको गुड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के थ्रू ही क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। यानी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव रिपोर्ट को मिनिमाइज करने में गुड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम ही हेल्प करता है। द पर्पज ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन मेडिकल लेबोरेटरी इज टू एश्योरेंस टेस्ट रिजल्ट आर रेलिवेंट, रिलायबल, टाइमली एंड इंटरप्रिटेटेड करेक्टली। ठीक है, जो क्वालिटी एश्योरेंस हमारे मेडिकल लेबोरेटरी में फॉलो होता है वो क्या बताता है कि जो आपका टेस्ट रिजल्ट है वो रेलेवेंट है, यानी कि जो भी डिजीज है उसी के लिए है, और रेलेवेंट है, सही है, रिलायबल है, विश्वास पात्र है। ठीक है, टाइमली ऑन टाइम दे रहा हूँ, टर्न अराउंड टाइम के अंदर होना चाहिए, और जो भी इंटरप्रिटेशन है वो करेक्टली इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट क्या है, करेक्टली इंटरप्रिटेट किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ आप टेस्ट सही टाइम पे लगा पाओ यही आपका क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में नहीं आता है। टाइम से रिपोर्ट भी पेशेंट तक जाने चाहिए, ये भी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में आते हैं, इसीलिए टर्न अराउंड टाइम होते हैं। आप आगे केपीआई पढ़ेंगे तो देखेंगे केपीआई में टर्न अराउंड टाइम का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस मस्ट बी। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होने चाहिए कि क्वालिटी एश्योरेंस में ये चीज़ें होने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कंप्रीहेंसिव होने चाहिए, रेशनल होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए और फ्रीक्वेंट होना चाहिए। ठीक है, कंप्रीहेंसिव का मतलब टू कवर एवरी स्टेप इन द साइकिल फ्रॉम कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन टू सेंडिंग ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, कंप्रीहेंसिव का मतलब यहाँ पे है कि क्या करना चाहिए, जितने भी लैब में स्टेप्स हो रहे हैं इंक्लूडिंग लैब का कलेक्शन हो रहा है, कलेक्शन के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद डेटा एंट्री, डेटा एंट्री के बाद रिजल्ट आउट होता है। ठीक है, तो इन सब प्रोसेस सारे स्टेप क्या है, स्पेसिमेन सेंडिंग से रिपोर्ट सेंडिंग तक, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन से रिपोर्ट सेंडिंग तक के जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं इस बीच में वो सब क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इन सबको क्या करता है, कवर करता है। ना कि सिर्फ आप टेस्टिंग में क्वालिटी एश्योरेंस फॉलो करिए और ट्रांसपोर्टेशन में सैंपल के या सैंपल कलेक्शन में या रिपोर्ट सेंडिंग में इसको नहीं फॉलो करोगे तो ये उसके अंडर में नहीं आएगा, देन ये क्या होगा, ये क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के अंडर नहीं आता है। देन रेशनल
रेशनल मतलब टू कंसंट्रेट स्पेशली ऑन द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप ऑन द साइकिल। साइकिल्स में जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेप्स है, जैसे आपको पता है कि एनालिटिकल एरर कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है, जैसे पॉइंट हमको पहले लगाना है, बाद में लगाना है, कब क्या करना है, ये सब पता होना चाहिए, सारी यूनिट्स क्या होने चाहिए। उसके साथ साथ जो प्री एनालिटिकल एरर है वो सबसे ज़्यादा होती हैं, तो प्री एनालिटिकल एरर पर मोस्टली कंसंट्रेट होके उसके ऊपर क्या करने हैं, कार्य करने हैं आपको। रेगुलर का मतलब टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ टेस्ट प्रोसीजर्स, यानी कि ये नहीं है कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम आप सिर्फ क्या कराओ वीक, आप जो है कि ईयरली कराओ या 6 मंथ पे कराओ, तो वो सब क्या है वो फॉलो नहीं करे जाते हैं। देन ये सब क्या है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेज में नहीं आता है। रेगुलर होने चाहिए। रेगुलर का मतलब डेली IQC लगाइए और मंथली या फिर 15 डेज पे, 1 वीक पे, वाट एवर जो भी आपने थर्ड पार्टी से क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के लिए टाई अप किया है वो जो भी बताए, ठीक है। तो IQC जो है वो रेगुलर होने चाहिए। रेगुलर का मतलब IQC डेली, और जितने शिफ्ट होंगे उतने शिफ्ट में रन होने चाहिए और हर टेक्नीशियन को भी रन करने चाहिए। और फ्रीक्वेंट का मतलब टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर एज दे अकर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट का मतलब जैसे ही एरर पता चलता है कि रैंडम एरर है, सिस्टमेटिक एरर है, ह्यूमन एरर है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, तुरंत उसके अगेंस्ट एक्शन लेने हैं, ठीक है। जैसे किसी का गलत रिपोर्ट चला गया है तो तुरंत क्या करेंगे, राइट रिपोर्ट शुड बी रिप्लेस विथ रॉन्ग रिपोर्ट, यानी कि सही रिपोर्ट को रॉन्ग रिपोर्ट के साथ रिप्लेस करेंगे और आगे ऐसी गलती ना हो उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप्स इन क्वालिटी कंट्रोल की। क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या स्टेप्स हुए, ठीक है। द QC इंक्लूड्स आर स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट टू इश्यूइंग एंड इंटरप्रिटेटिंग टेस्ट रिजल्ट, यानी पेशेंट का प्रिपरेशन से लेके रिपोर्ट इश्यू करना, इंटरप्रिटेट करना और टेस्ट रिजल्ट को क्या करना, आउट करने तक के प्रोसेस को हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में काउंट करते हैं, ठीक है। इन जनरल हैज़ 3 रिपोर्ट, इट हैज़ 3 रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट है इसके अंदर। कौन कौन से, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल। अब इसको हम देखो यहाँ पे समझ पाएंगे कि प्री एनालिटिकल में क्या होता है, सैंपल कलेक्शन होती है, ठीक है। और क्या होता है, पर्सनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इवेल्युएशन, ठीक है। देन सैंपल रिसिप्ट एंड असेसनिंग और सैंपल ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा प्रोसेस आता है प्री एनालिटिकल में। मतलब पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट का सैंपल कलेक्शन करना, उसको टेस्ट इवेल्युएशन किस ट्यूब में करने हैं, ठीक है, और कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए एंटीकोगुलेंट का, सैंपल कितना होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। सैंपल का रिसिप्ट और असेसनिंग सही से होनी चाहिए, पैकेजिंग सही होनी चाहिए और सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से होनी चाहिए। ये आता है प्री एनालिटिकल एरर में। अब बात करते हैं एनालिटिकल एरर। एनालिटिकल में क्या क्या होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग का इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है। और उसमें जो भी टेस्टिंग होता है उसके दौरान कोई गलती हो रही है, क्वालिटी कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको एनालाइज करते हैं। पोस्ट एनालिटिकल में रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग वाले एरर्स आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें जब आप पढ़ोगे तो प्री एनालिटिकल एरर 70 to 80% होता है, 3 to 7% एनालिटिकल एरर होता है और 10 to 20% पोस्ट एनालिटिकल एरर होता है, ठीक है। तो एक बार और देखेंगे प्री एनालिटिकल स्टेप, जिसमें क्या है, सैंपल कलेक्शन से ट्रांसपोर्टेशन तक, सैंपल ट्रांसपोर्टेशन तक के स्टेप्स फॉलो होते हैं। ये सबसे ज़्यादा एरर्स होते हैं और इनके जो है कि इनको सही करने के बहुत कम हमारे पास साधन है। तो दैट्स वाई हम इसमें क्या करते हैं, सही टेक्नीशियंस को हायर करने होते हैं, उनको बार बार फ्लेबोटॉमिस्ट को, टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना होता है। एनालिटिकल स्टेप में क्वालिटी कंट्रोल लगाते हो जो आप आइडेंटिफाई कर देता है, जैसे IQC EQC वगैरह फॉलो करके आप जान पाते हो कि हमारा रिपोर्ट सही है या नहीं है। पोस्ट एनालिटिकल स्टेप में अगेन क्या होती है, ट्रेनिंग की नीड होती है, ठीक है। अब इसको हम 1 by 1 जानते हैं कि प्री एनालिटिकल स्टेप क्या होता है, ठीक है। तो जैसे बताया कि इसमें क्या क्या था, इट इंक्लूड प्रिकॉशन दैट शुड बी डन बिफोर परफॉर्मिंग डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट सच एज
यानी कि इसमें क्या है, ये ऐसी प्रिकॉशन है जो कि लेबोरेटरी टेस्ट के पहले के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा इरर होता है पेशेंट को पहचानना। इसके लिए क्या करते हैं, पेशेंट का नाम आपकी स्लिप पे पता है, आपको पेशेंट ने स्लिप पे नाम दिया है, लेकिन फिर भी आप उससे पूछते हैं। इसको बोलते हैं कॉल बैक थियरी, ठीक है, यानी दोबारा से पेशेंट से बुलवाना, ठीक है, कि उसका नाम क्या है, तो सही आइडेंटिफिकेशन होगा। जो नाम बोल रहा है उसको मैच कराते हैं स्लिप के साथ, टेस्ट को मैच कराते हैं, एज मैच कराते हैं, ठीक है। पेशेंट का प्रिपरेशन, यानी उसको बताना कि आप उससे कलेक्शन करने जा रहे हो, इतने टाइम में रिपोर्ट आएगा, ऐसे सैंपल कलेक्शन करोगे। देन कलेक्शन करना, सैंपल को लेबल करना ब्लड का या फिर जो भी सैंपल हो, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी का प्रिपरेशन करना, और सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड फॉर पर्टिकुलर टेस्ट, ठीक है, किस ट्यूब में कौन सी टेस्टिंग करनी है, कितना कंसंट्रेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट होगा, कितना सैंपल होगा, ये सब पता होने चाहिए आपको, ठीक है। ड्यूरिंग मेथड ऑफ सिलेक्शन द फॉलोइंग पैरामीटर शुड बी कंसीडर्ड, यानी जब भी आप जो मेथड सेलेक्ट कर रहे हो कि किस मेथड से टेस्टिंग होगी और किस ट्यूब में होगी, तो उसके लिए ये कुछ प्रोसीजर्स हैं, पैरामीटर है जो आपको फॉलो करने होंगे। जैसे कि इट्स कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, इसकी पैसे क्या हो, कम हो, और अवेलेबल हो एवरीवेयर, ठीक है। तो पैसे कम होने चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। द प्रिसीजन, यानी रिपोर्ट क्या होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, इसकी सेंसिटिविटी आपको पता हो, स्पेसिफिसिटी पता होनी चाहिए, और पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू पता होने चाहिए आपको, निगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ प्रोसीजरल मेथड, ये भी पता होने चाहिए आपको। ये सारे चीज़ें जब भी आप टेस्टिंग मेथड, यानी कि आपको पता है यूरिया किस मेथड से करने, यूरियस से, तो क्यों यूरियस से करने, एंजाइमेटिक से नहीं करने, उसको इसके लिए आपको ये सब प्रोसेस को समझना होगा, तब जाके आप मेथड डिसाइड करोगे कि इस मेथड से इसकी टेस्टिंग होगी। क्रिएटिनिन जाफे से करने हैं कि नहीं करने हैं, ये नहीं कि जो आपके लिए आसान है वही कर देंगे, ठीक है। तो ये भी आता है आपके क्वालिटी एश्योरेंस में। फिर हम बात करते हैं एनालिटिकल स्टेप की, जो कि बहुत कम होता है 3 to 7%, लेकिन इसमें ये बहुत फैटल होता है। इसमें अगर जो गलती होती है तो पेशेंट में ही क्या होते हैं कि इसको पकड़ पाना बहुत ही टफ हो जाता है। दैट्स वाई क्या है कि एनालिटिकल स्टेप को कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल क्या किया जाता है, डेली फॉलो करा जाता है, ठीक है। जैसे दिस एनालिटिकल स्टेप रेफर्स टू दोज मेजर्स दैट इंक्लूडेड ड्यूरिंग परफॉर्मिंग ऑफ द टेस्ट। ये स्टेप्स वो हैं जो टेस्ट के परफॉर्मेंस के ड्यूरिंग ही फॉलो होते हैं। जैसे सैंपल का सेंट्रीफ्यूगेशन, सैंपल को प्लेस करना, क्या रिएजेंट को क्या करना, मेजर करना, सैंपल मेजर करना, कैलिब्रेट करना, क्यूसी लगाना, ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है। द प्राइमरी कंसर्न इज कंट्रोल ऑफ एरर इन द परफॉर्मेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट, यानी कि इसमें प्राइमरी कंसर्न क्या है, एरर को कंट्रोल करना, ठीक है, परफॉर्मेंस के ड्यूरिंग और वेरिफिकेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट के ड्यूरिंग, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल मेथड्स आर यूजुअली मॉनिटर बाय एनालाइजिंग कंट्रोल मटेरियल, यानी एनालिटिकल मेथड को आप कैसे मॉनिटर करोगे, वेरियस कंट्रोल मटेरियल को एनालाइज करके आप इसको क्या कर सकते हो कि मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि क्यूसी में एलजे चार्ट है, वेस्टगार्ड रूल है, उसके थ्रू आप जान पाते हो 1 ईयर्स है, 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स 2 टाइम से ज़्यादा है, तो यानी 3 बार 2 ईयर्स आ गया तो आपको क्या करना है, कैलिब्रेट करना है सैंपल उस टेस्टिंग मेथड को, या फिर 3 ईयर्स आ रहा है तो कैलिब्रेट करना है 1 ईयर्स टू 2 ईयर्स आर 4 ईयर्स, ये सब पता होना चाहिए आपको। 10x ये सब वेस्टगार्ड रूल है, सब पता होना चाहिए आपको इसके लिए। ये सब हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। These control materials that will check the quality are usually run simultaneously and under the same condition as unknown specimen. जो भी कंट्रोल मटेरियल होगा उसकी क्वालिटी आपको चेक करने होंगे कि वो सही है कि नहीं है, और इसको साइमल्टेनियसली रन करना है, यानी कभी भी रन करने हैं, और क्या है कि सेम कंडीशन पे, वही कंडीशन जिस कंडीशन पे आप अननोन स्पेसिमन को क्या करते हो, आप उसे जैसे अननोन स्पेसिमन का टेस्ट लगाते हैं वैसे ही क्वालिटी कंट्रोल को भी रन करेंगे, जैसे कि वो कोई अननोन स्पेसिमन हो, और उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है कि उसे कोई स्पेशल पर्सन ही लगाएगा, सारे टेक्नीशियंस उसको रन करेंगे, ठीक है, जो टेक्नीशियन टेस्ट लगाता हो, ठीक है। पोस्ट एनालिटिकल स्टेप की बात करते हैं। पोस्ट एनालिटिकल स्टेप में क्या होता है, दिस रिफर्स टू द, ये प्री एनालिटिकल स्टेप के बाद 10 to 20% होने के चांसेस इसके हैं।
तो ये भी एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, दिस रेफर्स टू करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन, रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड स्टोरेज ऑफ स्पेसिमन। ये सारी चीज़ें इसमें फॉलो होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन, रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड स्टोरेज ऑफ स्पेसिमन। ये पोस्ट एनालिटिकल स्टेप में आता है। इस स्टेज में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, कैलकुलेशन, जैसे यूरिया से आप 0.467 में मल्टीप्लाई करके 1 निकाल रहे हो, तो हो सकता है आपको ये ना पता हो, तो आप गलती से 647 से मल्टीप्लाई कर दिए तो गलती 1 चल जाएगा, ठीक है, 1 की रिपोर्ट गलती चल जाएगी, पेशेंट को रॉन्ग डायग्नोसिस मिलेगी, ठीक है। और रिपोर्टिंग एंड वेरीफाइंग टेस्ट रिजल्ट, यानी रिपोर्ट को क्या करना, रिपोर्टिंग करना, ठीक है। जो भी रिपोर्ट आ रहा है, जैसे PT13 है तो INR को कैलकुलेट करके रिपोर्ट करोगे और उसे वेरीफाई कराओगे टेस्ट के रिजल्ट को, जो भी पैथोलॉजिस्ट होंगे कंसर्न, ठीक है। देन टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन व्हेन द रिजल्ट हैज सीरियस इम्प्लीकेशन, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे आपको क्रिटिकल रिजल्ट एक पता होना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, क्रिटिकल वैल्यू में जब भी कोई ऐसी वैल्यू आती है जिससे पेशेंट का क्या होना चाहिए, हो सकता है लाइफ थ्रेटन में हो सकता है, जैसे क्रिएटिनिन की वैल्यू 3.5 से ऊपर है तो हो सकता है उसे डायलिसिस की तुरंत आवश्यकता हो, तो आपको तुरंत जाके क्रिटिकल वैल्यू आपके हॉस्पिटल के क्वालिटी मैनुअल के अकॉर्डिंग जो भी डिसाइड हुआ होगा उसे तुरंत फॉलो करने हैं, और जाके जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होगा उसके डॉक्टर को आपको रिपोर्ट करना है कि इस पेशेंट की इतना रिपोर्ट ये वैल्यू है और इसके अगेंस्ट आपको एक्शन लेना है, वो सब मेंशन करने होते हैं, ठीक है। तो ये सीरियस इम्प्लीकेशन में आते हैं। देन इंटरप्रिटेटिंग टेस्ट करेक्टली, टेस्ट को इंटरप्रिटेट करना है करेक्टली, ठीक है, जो भी वैल्यू है उसको सही रूप से ही इंटरप्रिटेट करने हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के प्रकार की, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। क्या होते हैं भैया इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, आइए बात करते हैं, ठीक है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल IQC, these are controls include with the test kit or are prepared in the laboratory and tested with patient sample, ठीक है। ये क्या है कि ये जो भी IQC होता है वो कंट्रोल करता है कि क्या, कि जो भी आपका लेबोरेटरी का टेस्टिंग्स है ना, जो भी टेस्ट कर रहे हो आप उसी के दौरान ही इसको टेस्ट करने होते हैं, पेशेंट सैंपल के जैसे ही ट्रीट करना होता है आपको। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान देना बच्चों कि जो भी टेस्ट किट होगी उसके साथ ही ये कभी कभी इंक्लूडेड होते हैं, अदरवाइज आप इसको लैब में भी प्रिपेयर खुद से कर सकते हो, उसके लिए आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये कब कब हो सकते हैं कि इसको लैब में भी प्रिपेयर किया सकता है टेस्ट किट के साथ, जैसे यूरिया का टेस्ट किट आ रहा है तो उसके साथ कंट्रोल भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। अदरवाइज आप किसी थर्ड पार्टी से भी मंगाते हैं, स्टैंडर्ड होता है NABL बोलता है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, कि आप क्या करिए कि किसी थर्ड पार्टी से ही क्या करिए कि जो भी क्वालिटी मटेरियल्स है उसको लीजिए, जैसे रैंडॉक्स है, बायोरैड है, थर्मोफिशर है, इनसे आप लेके इनके क्वालिटी मटेरियल्स को यूज करिए, और इसको स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, जैसे हमने डिस्कस किया था। इज कैरिड आउट बाय एन इंट्रा लैब प्रोग्राम, ठीक है। और साथ ही साथ इसको आप इंट्रा लैब प्रोग्राम, जैसे कि जो मशीन और जिस मेथड से आपका टेस्टिंग होती है वैसे ही जिस मशीन और जिस मेथड, वैसी ही मशीन और वैसी ही मेथड की दूसरी लेबोरेटरी के पास आप अपने सैंपल को भेजोगे और वही सेम सैंपल अपने यहाँ भी रन करोगे और उस पेशेंट उस लैब के यहाँ भी मेजर करोगे और दोनों के रिपोर्ट को मैच करेंगे, और वो भी क्या हो सकता है, आपका IQC हो सकता है। इसको इंट्रा लेबोरेटरी प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है, 2 लैबों के बीच में कंपैरिजन करना। अब देखिए इसमें क्या होता है, इज बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग द टेस्ट प्रोसीजर दैट आर परफॉर्म इन द लेबोरेटरी, या क्या करता है, टेस्ट प्रोसीजर को मॉनिटर करने में हेल्प करता है जो कि लेबोरेटरी में परफॉर्म होते हैं, जैसे कि मेजरमेंट ऑन स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड मटेरियल, यानी कंट्रोल्स का मेजरमेंट करता है, स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड मटेरियल होते हैं कंट्रोल, इनको क्या करता है, ये मेजर करने का काम करता है। रिपीटेड मेजरमेंट ऑन रूटीन स्पेसिमेन, ठीक है, रूटीन स्पेसिमेन का रिपीटेड मेजरमेंट करता है, और डेली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूटीन टेस्ट, रूटीन टेस्ट का डेली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना थ्रू आउट दी LJ चार्ट एंड वेस्टगार्ड रूल, ये भी करने में हेल्प करता है आपका इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की आगे बात करेंगे कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इज इंटेंडेड टू इंश्योर that there is a continuous evaluation of the reliability of the laboratory's work and that control is exercised over the release of test result,
ठीक है। यानी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल ये उसका प्रयास रहता है इंश्योर करने का कि जो भी आपका इवेल्युएसन है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, जो भी IQC का इवेल्युएसन आप कर रहे हो वो कंटिन्यूसली कर रहे हो, और रिलायबिलिटी आपके लेबोरेटरी के वर्क का वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और रिलायबिलिटी आप अपने लेबोरेटरी वर्क का इवेल्युएट भी कर रहे हो, ठीक है। और हर टेस्ट रिजल्ट के रिलीज होने से पहले आप इसके जो भी ये क्वालिटी कंट्रोल्स के इंटरप्रिटेशन करने के टेक्निक्स है उसे एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। NIQ कंट्रोल प्रोग्राम शुड बी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकल। जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब सब लोग फॉलो कर सकें, रियलिस्टिक होना चाहिए यानी कि फेक नहीं होने चाहिए, रियली इसको फॉलो करने, और इकोनॉमिकल होना चाहिए यानी कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। ऐसा ना हो कि जितने का टेस्ट नहीं आया उतने का आप इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल कर लो, ठीक है। It should evaluate each procedure, reagent and culture medium according to a practical schedule, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी लैब के अंदर प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं, जितने भी रिएजेंट यूज हो रहे हैं, जितने भी कल्चर मीडियम यूज हो रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल शेड्यूल में आपको इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो करने ही करने होते हैं, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल को इवेल्युएट करने ही है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल EQC की। EQC क्या है, एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट भी इसको बोलते हैं, जैसे आप इक्वास का नाम सुने होंगे, ठीक है। सॉरी, जैसे आप इक्वास का नाम सुने होंगे। इक्वास क्या करता है कि एक्सटर्नली कोई एक थर्ड पार्टी है जो कि क्या करती है, बताती है कि आपका जो लैब का क्वालिटी कंट्रोल है, आपके लैब की जो क्वालिटी है, रिलायबिलिटी है, रिपोर्ट के टूवर्ड्स, इंटरप्रिटेशन जो भी आप दे रहे हो उसके टूवर्ड्स, वो क्वालिटी एफिशिएंट है या नहीं। इसके लिए आप ये किसी थर्ड पार्टी से क्या करते हो, थर्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आप कॉन्टैक्ट करते हो, वो इवेल्युएट करता है, असेसमेंट करता है आपका, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में मोस्टली लोग PGI से करते हैं, या और आपका इसमें रिकास है रैंडॉक्स का, उससे करवाते हैं। और CMC बेल्लोर मोस्टली क्या करती है, बायोकेमिस्ट्री का सबसे फेमस वो क्वालिटी इक्वास के लिए सबसे बेहतर, EQA के लिए सबसे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है। और आप जब जैसे ही आते हैं हेमाटोलॉजी के लिए, तो उसके लिए आपको एम्स दिल्ली ही सबसे बेहतर और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, जो कि आप तक डेटा प्रोवाइड करती है, आप तक मटेरियल्स प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल क्वालिटी का, ठीक है। तो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, इवेल्युएट करता है लेबोरेटरी की एनालिटिकल एक्यूरेसी को बाय द कंपेयरिंग इट्स रिजल्ट विद द रिजल्ट ऑन द सैंपल वेयर सिमिलर सैंपल एनालाइज इन द रेफरल लेबोरेटरी। यानी कि अपने यहाँ, जैसे आप एम्स दिल्ली से इक्वास के लिए रजिस्टर किए हो, तो एम्स दिल्ली अपने यहाँ भी सैंपल रन करता है, और आपके मशीन जहाँ जहाँ उससे रजिस्टर्ड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन तक भेजता है, उनके रिपोर्ट को और आपके यहाँ रन रिपोर्ट आप दोनों क्या करते हो, आप लोग भेजते हो एम्स के पास। एम्स उसको देन क्या करता है, इवेल्युएट करता है कि आपका रिपोर्ट और लोगों के रिपोर्ट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं है, उसको जेड स्कोर में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे उसमें आप देखते हो स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं, इसमें जेड स्कोर होता है, ठीक है। तो सिमिलर सैंपल को डिफरेंट लेबोरेटरी के साथ, रेफरल लेबोरेटरीज के साथ मेजर करता है, इवेल्युएट करता है आपका जो भी थर्ड पार्टी होता है। समझ में आ गया EQA। तो IQC में क्या था, वो आप खुद से ही या तो सैंपल खुद बना रहे थे, या मैन्युफैक्चरर ने टेस्ट किट के साथ दे दिए, या फिर किसी मैन्युफैक्चरर से आपने EQA का सैंपल ले लिया, और या फिर ILC करा रहे हो, इंटर लैब कंपेरिजन करा के आप डिसाइड कर रहे थे। वो क्या होता है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। एक्सटर्नली आप क्या करते हो, EQC को फॉलो करते हो, जो कि आपके लैब के एनालिटिकल एक्यूरेसी को बताता है। साथ ही साथ वो क्या करता है, आपके यहाँ जो सैंपल रन होता है उसको रेफरल लेबोरेटरी और भी लेबोरेटरी जो उससे अटैच्ड है उनके पास भेजता है। तो सेम मेथड और सेम मशीन वाली जो भी लेबोरेटरीज है उनके वैल्यू के साथ आपकी वैल्यू को कंपैरिजन करता है, जो भी रिपोर्ट्स आते हैं उसको आप तक पहुंचाता है, ठीक है। क्लियर है। दिस इज इवेल्युएशन बाय एन आउटसाइड एजेंसी। जैसे मैंने बताया, ये क्या आउटसाइड एजेंसी, थर्ड पार्टी एजेंसी होती है, जैसे कि इंटरनेशनल, नेशनल या रीजनल एजेंसी हो सकती है, जैसे एम्स, CMC बेल्लोर, या फिर आपका इक्वास, रिकास इक्वास, और आपका थर्मो फिशर का कंट्रोल प्रोग्राम है, आपके SGPGI के कंट्रोल प्रोग्राम है, ये सब फॉलो करे जाते हैं। अबाउट द परफॉर्मेंस ऑन नंबर ऑफ लेबोरेटरीज और मटेरियल दैट इज सप्लाइड पर्टिकुलरली फॉर दिस पर्पज, ठीक है। ये क्या करता है, मटेरियल्स को सारे लेबोरेटरी तक भेजता है, सप्लाई करता है, और उसके थ्रू ही ये क्या करता है, इवेल्युएट करता है आपके रिपोर्ट को, ठीक है।
एक आउटसाइड एजेंसी होती है। ठीक है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल का पर्पज क्या है? द पर्पज ऑफ एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड अश्योरेंस टू बोथ हेल्थ प्रोफेशनल एंड जनरल पब्लिक। ठीक है, ये क्या करता है, अगर जो इक्वास आपका पास है तो हेल्थ प्रोफेशनल जो भी लैब केयर पर्सनल्स हैं उनको भी यह कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा रिपोर्ट सही है, मैं जो रिपोर्ट दे रहा हूँ वो 100% सही है क्योंकि मेरा इक्वास पास है। और जब किसी थर्ड जैसे ही पब्लिक या कस्टमर्स हैं जो भी पेशेंट हैं उनको पता चलेगा कि इस मशीन का, इस लैब की क्वालिटी अच्छी है, इसका इक्वास पास है, दैट मीन्स कि इसकी रिपोर्ट अच्छी है, उनका कॉन्फिडेंस आपके रिपोर्ट के थ्रू आएगा, तो इससे आपके कस्टमर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये अश्योरेंस प्रोवाइड करता है हेल्थ प्रोफेशनल और जनरल पब्लिक के पेशेंट या कस्टमर्स को। ठीक है, टू असेस एंड कंपेयर द रिलायबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी परफॉर्मेंस ऑन नेशनल स्केल। ठीक है, ये जो भी थर्ड पार्टी होती है, जो भी एजेंसीज होती हैं, वो नेशनल स्केल पर, नेशनल लेवल पर आपके रिपोर्ट के रिलायबिलिटी को क्या करती है, आपके इंटरप्रिटेशन के रिलायबिलिटी को, लेबोरेटरी के रिलायबिलिटी को नेशनल स्केल पे मेजर करने का काम करती है, कंपेयर करने का। ठीक है, टू आइडेंटिफाई कॉमन एरर्स को आइडेंटिफाई करता है। जैसे हो सकता है आपके मशीन की ओडी वैल्यू बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो EQA आप रन कर रहे हो उसमें भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा क्रिएटिनिन का ओडी वैल्यू हाई जा रहा है, मतलब हो सकता है लैम्प खराब है, रिएजेंट खराब है, या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, टू इनकरेज द यूज ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स। ठीक है, इनकरेज करता है यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स को यूज करने के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल और क्या करता है, टू इनकरेज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिएजेंट, यानी स्टैंडर्ड रिएजेंट के यूज के लिए आपको इनकरेज करता है। अदरवाइज क्या होगा, आप लोकल रिएजेंट जो भी सस्ते रिएजेंट्स होंगे उसको यूज करने लगोगे, जिससे क्या होगा कि आपकी क्वालिटी डाउन होगी, आपकी रिपोर्ट की वैल्यू सही नहीं होंगे। ठीक है, टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर अगेंस्ट द स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। ठीक है, ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अगेंस्ट द स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। आपका लेबोरेटरी का एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होता है स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज के साथ, जैसे CMC बेल्लोर अपने साथ में आपके लेबोरेटरी का मेजरमेंट कर रहा है, कितनी बड़ी बात होती है। ठीक है, टू स्टिमुलेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम। जो भी आप IQC कर रहे हो सकता है IQC जैसे ही EQA करते हो, तो ये क्या करता है, आपके स्टिमुलेट करता है आपके इम्प्लीमेंटेशन के IQC को। ठीक है, यानी कि IQC में जो भी सुधार लाने हैं उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है EQA। ठीक है, समरी क्या क्या हमने आज जाना कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, डिफाइन करता है टोटल प्रोसेस वेयर बाय द क्वालिटी ऑफ द लैब रिपोर्ट कैन बी गारंटीड। यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस ये अश्योर करता है कि आपका लैब की जो भी रिपोर्ट है वो गारंटीड सही है, और सारे लैब पर्सनल, सारे लैब के स्टेप्स क्या है, क्वालिटी प्रूवन है। ठीक है, it has been summarized as the right result at the right time on the right specimen from the right patient with the right result interpretation based on the correct reference data। ठीक है, ये क्या इंश्योर करता है कि जो सही रिपोर्ट है सही समय पर सही सैंपल के साथ और सही मरीज तक, सही मरीज से सही रिपोर्ट को पहुंचाने का कार्य करता है, सही रेफरेंस, सही नॉर्मल रेंजेज के साथ। समझ आया आपको, सही रिपोर्ट सही समय पर सही सैंपल के साथ सही मरीज से। ठीक है, और सही रिपोर्ट के साथ सही वैल्यू के साथ सही नॉर्मल रेंजेज के साथ आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस सक्सेसफुली क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायर्स क्लोज कोलैबोरेशन बिटवीन लैब स्टाफ, लैब कोऑर्डिनेटर एंड मेडिकल ऑफिसर्स एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटर। यानी सक्सेसफुल क्वालिटी एश्योरेंस में क्या ज़रूरत होता है, क्लोज कोलैबोरेशन हो। ठीक है, जो कोलैबोरेशन हो रहा है लैब के स्टाफ के साथ, लैब के कोऑर्डिनेटर के साथ, लैब इंचार्ज, लैब क्वालिटी मैनेजर या फिर जो भी सीनियर टेक्नीशियंस हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर हैं आपके लैब के, उन सब के साथ क्या करता है, कोलैबोरेशन की आवश्यकता होती है, तब जाके क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं समरी में क्वालिटी एश्योरेंस का कि आर दोज एक्टिविटीज इन एंड आउटसाइड द लेबोरेटरी इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट। जो रिलायबिलिटी होगी रिजल्ट की, वो इन और आउटसाइड द लेबोरेटरी दोनों जगह पे क्या होगी, रिलायबल होगी, सही होगी। ठीक है, चाहे वो लैब के अंदर की रिलायबिलिटी हो यानी टेस्टिंग का हो, चाहे फ्लेबोटॉमी का हो, चाहे डेटा एंट्री का हो, एवरीथिंग इज इंश्योर्ड। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल कवर करता है
part of quality assurance primarily concerns the quality of control of error, performance of test and verification of test result। यानी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल कवर करता है क्वालिटी अश्योरेंस के पार्ट को, जिसमें क्या होता है, इसका प्राइमरी कंसर्न होता है कि ये एरर्स को कंट्रोल करे, परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट और वेरिफिकेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट को भी क्या करे, ये कंट्रोल करने का काम करता है। क्वालिटी अश्योरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लेबोरेटरी। सारे लेबोरेटरीज के लिए क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईच डिपार्टमेंट वेयर सेक्शन शुड डेवलप एंड प्रैक्टिस इट्स ओन क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम एज अ रूटीन एक्टिविटी। सारे डिपार्टमेंट लैब के, चाहे वो आपका बायोकेमिस्ट्री है, इम्यूनोलॉजी है, सीरोलॉजी है, ठीक है, पैथोलॉजी है, ठीक है, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, हिस्टोपैथोलॉजी है, हिमेटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, सारे डिपार्टमेंट में क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम रूटीनली फॉलो करने जाने चाहिए, प्रैक्टिस किए जाने चाहिए, तब जाकर आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड सही होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुड लेबोरेटरी रिजल्ट्स का एल्गोरिदम क्या है, इंश्योर करता है गुड लेबोरेटरी रिजल्ट के लिए क्या करने चाहिए आपको। आइडेंटिफाई करने हैं राइट पेशेंट को, यानी कि सही पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए मैंने बताया पेशेंट से कॉल बैक करिए उसके नाम को, ठीक है। ऑर्डरिंग रेलेवेंट टेस्ट ऑर्डर करना, ठीक है। जो भी टेस्ट है, क्रिएटिनिन है तो क्रिएटिनिन आपको पता होना चाहिए उसका क्रिएटिनिन है, ऐसा नहीं यूरिया कर देंगे, ठीक है। इससे पेशेंट का पैसे भी जाएंगे और टाइम भी जाएगा, ठीक है। कलेक्ट एप्रोप्रिएट स्पेसिमेन ऑफ बेस्ट क्वालिटी का स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसे सही ट्यूब में लेवल करके सही कंसंट्रेशन में उसको मिक्स करेंगे एंटीकोगुलेंट के साथ और उसे पहुंचाएंगे, ठीक है। किस ट्यूब में लेना है किस नहीं वो सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेबल अप्रोप्रिएटली एंड फिल फॉर्मेट्स, जो भी ट्यूबिंग में लेबलिंग्स हैं वो सब अप्रोप्रिएटली लेबल करना है, पेशेंट का नाम, एड्रेस, डिपार्टमेंट में कौन सा टेस्ट होना है, कौन सा टेस्ट किस डिपार्टमेंट में होगा। जो भी फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपका टीआरएफ हो, ठीक है, टीआरएफ को क्या करना है, भरना है, टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर्म को क्या करना है, भरना है, ठीक है, सही तरीके से। ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली टू लेबोरेटरी, यानी प्रॉपरली लेबोरेटरी तक ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, या फिर किस तरह से आपको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम में करना है क्या कुछ चीज़ें, ठीक है, उस वैसे आपको ट्रांसपोर्ट करने हैं। रिकॉर्ड प्रॉपरली इन द लैब में प्रॉपरली आपको इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग करने हैं। परफॉर्म एक्यूरेट एंड प्रिसाइज टेस्ट, यानी आप टेस्टिंग के ड्यूरिंग इसको एक्यूरेटली और प्रिसाइजली टेस्ट को परफॉर्म करने हैं। इंटरप्रिटेट करना है, जो भी वैल्यू आ रही है उसको इंटरप्रिटेट करना, ठीक है, वैल्यू को नोट डाउन करके डॉक्यूमेंटेशन करना और रिपोर्टिंग करना, और टेक टाइमली एक्शन ऑन द राइट पेशेंट, यानी राइट पेशेंट के अगेंस्ट टाइमली एक्शन लेके उस तक रिपोर्ट को पहुंचाना, ठीक है। तो आज क्या हमारा एंडिंग सेशन है, हम बात करेंगे एस.टी. लाउडर की, जो एक बहुत बड़े ऑथर थे। उन्होंने बोला था, आई नेवर ड्रीम ऑफ सक्सेस, आई वर्क फॉर इट, ठीक है। इन्होंने क्या करा, सफलता के लिए कभी भी ड्रीम नहीं किया है ना, इन्होंने अपने सपने नहीं देखे सफलता के, इन्होंने इसके लिए कार्य किया, ठीक है। तो इसीलिए आप अपने क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आप सपने मत देखिए कि मेरी क्वालिटी बढ़ेगी, उसके लिए कार्य करिए, ये एस.टी. लाउडर ने बोला था, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, अगर जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एलजे चार्ट और वेस्टगार्ड रूल की इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे हम, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।